नमस्कार, मैं नीतीश कुमार मिश्रा। यूथ द फ्यूचर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि मैट्रिक परीक्षा 2023 14 फरवरी से शुरू हो रही है। उसी को लेकर मैं प्रतिदिन एक वीडियो डालूंगा प्रत्येक सब्जेक्ट पर। आज मैं बताने जा रहा हूं गणित विषय के बारे में। गणित की एग्जाम कितना तारीख को है? 14 फरवरी। शुरुआत दिन ही गणित है। और किसी बड़े विद्वान का कहना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला दिन ठीक गया, अंतिम दिन तक ठीक जाता है। पहला दिन एग्जाम खराब जाता है, अंत तक तनाव रहती है। तो मैं आज चर्चा करूंगा कि गणित की परीक्षा आपकी ठीक कैसे जाए। जिन बच्चों को लगता है कि हम पास कैसे हो, क्या क्या VVI क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, लिखने का तरीका क्या होगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। पहला बिंदु है कि आप सभी लोग को ये दिमाग में छप जानी चाहिए कि गणित के किताब में NCERT बुक में 15 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, दूसरा है बहुपद, तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चौथा है द्विघात समीकरण, पांचवा है समांतर श्रेणी, छठवा है त्रिभुज, सातवां निर्देशांक ज्यामिति, आठवां त्रिकोणमिति का परिचय, नौवां त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, 10वां वृत्त, 11वां रचनाएं, 12वां वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, 13वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 14वां सांख्यिकी और 15वां प्रायिकता। कितने लोग आप लोगों में से 15 पाठ का नाम याद है? उठाइए तो। चलिए, अच्छी बात है कि संख्या है कुछ लोग की, तो एकदम दिमाग में छप जानी चाहिए। फिर ये देख के चलना है आप लोगों को कि किस चैप्टर से कितने नंबर के अंक पूछे जाते हैं। तो पहले बाबू लोग जो परीक्षा होता था 100 अंक का होता था, अभी भी 100 अंक का है, लेकिन प्रश्न डबल कर दिया गया है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। तो आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों की गणित के परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे? 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 50 ऑब्जेक्टिव को ही टिक करनी है। OMR पे उतना है। कुछ बच्चों का सवाल है कि भैया जी हम 70 पूछ के आएंगे तो क्या होगा? तो मैं आप लोगों को क्लास में बताया भी हूं और पुनः बता देता हूं कि अगर आप 70 पूछ के आते हैं, 51 पूछ करके आते हैं, तो जो फर्स्ट 50 होंगे वो चेक हो जाएंगे। OMR बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना में चेक करवाती है। जो 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं आप लोग, वो सब्जेक्टिव सेंटर एक जगह नोडल सेंटर बनाया जाता है। पूरे जिले की कॉपियां आती हैं दूसरे जिले की, और वहां पे सारे टीचर जाते हैं और कॉपियां चेक होती हैं। ऐसे जिले में 2-3 केंद्र बनाए जाते हैं। वहां पे सिर्फ सब्जेक्टिव चेक होता है, ऑब्जेक्टिव पटना में चेक होता है। तो ऑब्जेक्टिव 100 में से 50 आएंगे। 50 आपको बनाने हैं। 100 में से कितने बनाने हैं? 50। अगर आप 61 बना देते हैं तो जो फर्स्ट 50 रहेंगे वो कंप्यूटर उसकी गणना करेगा, कैलकुलेटिंग करेगा। फिर 2 नंबर वाले सवाल कुल 30 पूछे जाएंगे, जिसमें से कोई भी आपको 15 करके आना है। 30 में से कितना करके आना है? 15 करके आना है। और 5 नंबर वाले कुल 8 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें से कोई भी आपको 4 करके आना है। तो 100 ऑब्जेक्टिव,
30 2 नंबर वाले प्रश्न और 8 5 नंबर वाले प्रश्न, तो कुल कितने प्रश्न हो गए? 100 और 30 130, 8 138। तो कोई पूछ देगा कि गणित के एग्जाम में कुल कितना प्रश्न आता है, तो क्या कहिएगा आप लोग? 138। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब आगे की बात, मार्क्स पे चर्चा करते हैं कि कौन चैप्टर से कितने मार्क्स आते हैं। जैसे पहला चैप्टर का नाम है जी आप लोगों का वास्तविक संख्या। अब पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणी। पहला चैप्टर और पांचवा चैप्टर को आदित्य बाबू अंक गणित कहते हैं, और अंक गणित से 10 नंबर के सवाल आते हैं। अब डबल हो गया है तो आपके एग्जाम में गिनिएगा तो कुल 20 नंबर के सवाल आएगा। पहला पांचवा मिला के पढ़िएगा तो कितना नंबर हो जाएगा? 20। दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद, तीसरा चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और चौथा चैप्टर जिसका नाम है द्विघात बहुपद। इन तीनों को मिला के बीजगणित कहते हैं, और इन तीनों को मिलाकर परीक्षा में 20 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। अब दुगना हो गया है तो बताइए कितना अंक के सवाल पूछा जाएगा? 40। तीनों मिला के देखिएगा 40 अंक का पूछा जाएगा। छठवां चैप्टर त्रिभुज, 10वां चैप्टर वृत्त, 11वां चैप्टर रचनाएं। ये तीनों चैप्टर को ज्यामिति कहते हैं। आप लोगों के 10th क्लास में 3 ज्यामिति के चैप्टर पढ़ने हैं। इन तीनों को मिलाकर कुल 20 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। अब दुगना हो गया तो अब बताइए 40 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। 7वां चैप्टर इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। अकेले उस चैप्टर से 10 नंबर का आता है। अब चूंकि दुगना आ रहा है तो इस बार 20 अंक के पूछे जाएंगे, तो आप लोग 7वां चैप्टर की ध्यान से पढ़िए। अब बात 8वां चैप्टर की, जिसका नाम क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय, और 9वां चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 8वां चैप्टर से 15 अंक और 9वां चैप्टर से 5 अंक। 15 अंक का 5 अंक 20 अंक। अब दुगना हो गया है तो 40 अंक। आप लोग समझ सकते हैं कि 2 को चैप्टर पढ़े से आप लोग का 40 अंक आ जा रहा है। तो अगर गणित में स्कोर करना है आप लोगों को या पास होना है बाबू, तो आप लोगों को त्रिकोणमिति खूब अच्छा से पढ़िए। सिर्फ त्रिकोणमिति की पढ़ाई आपको पास करवा सकता है। आप देख रहे हैं कि 40 अंक दोनों के मिला के आ जा रहा है। तो कोई लड़का त्रिकोणमिति भी बढ़िया से पढ़ के गया तो इतना तय है कि फेल नहीं हो सकता। फिर 12 चैप्टर वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, और 13 चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इन दोनों को मिलाकर एग्जाम में आते हैं 10 अंक, अब आएंगे 20 अंक। फिर 14वां चैप्टर सांख्यिकी और 15वां चैप्टर प्रायिकता। इन दोनों को मिलाकर आते हैं 10 अंक, अब आएंगे 20 अंक। आप कहेंगे कि ये अंक बताने से क्या फायदा हुआ? अंक बताने से ये फायदा हुआ, आपको पता चला कि सबसे ज्यादा मेहनत गणित के किस पाठ पे करना है। तो सबसे ज्यादा आप मेहनत करिए त्रिकोणमिति 8वां चैप्टर। अकेले उस चैप्टर से 15 नंबर के आता है। अब तो 30 आएंगे चूंकि दुगना आ रहा है। तो ऐसा कोई चैप्टर है क्या जो अकेले 30 अंक दिलवा सकता हो? तो 8वां चैप्टर अगर आप खूब बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपका 30 अंक आएगा। अब बच्चों का सवाल है कि ऑब्जेक्टिव 50 में 50 कैसे करें? आपको 100 आएंगे, 50 छोड़ देना है, तभी आप 50 करिएगा, 50 में 50 आ जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव में बाबू आप सभी लोग फॉर्मूला पर ध्यान दें। जैसे त्रिकोणमिति के जितने फॉर्मूला हैं उसको आप सभी लोग एकदम याद कर दें। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा बराबर क्या होता है? जोर से बोला जाए। साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जा रहा है। कोस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। कोस थीटा बराबर
कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर। तो ये बाबू त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ। फिर जो भागफल संबंध दो है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। इसके बाद जो व्युत्क्रम संबंध है 9 sin थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1, इसलिए sin थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, इसलिए कोसेक थीटा बराबर 1 बटा sin थीटा। फिर दूसरा होता है cos थीटा गुणा sec थीटा बराबर 1, इसलिए cos थीटा बराबर 1 बटा sec थीटा, sec थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा। तीसरा tan थीटा गुणा cot थीटा बराबर 1, इसलिए tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा, इसलिए cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा सूत्र बोलने लगेंगे तो, इसलिए शॉर्ट में ही बातें कर रहे हैं। फिर इसमें मान एक सारणी किताब में दिया है, जिससे प्रश्नावली 8.2 आप लोग बनाते हैं। sin 0 डिग्री के मान, sin 30 डिग्री के मान, पूरा मान है, कुल मान है 30। उसमें कहीं से सवाल ऑब्जेक्टिव में फिक्स किया आएगा, आता रहता है, आप लोग उसको देख लीजिए। फिर बाबू इस चैप्टर में मैंने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग को लिखवाया है। साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इस तरह से कुल कितने सूत्र हैं? 6, वो देख लीजिए। वर्ग संबंध 3 बताया गया है, वो देख लीजिए। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर था 8वां, इसमें तमाम सूत्रों की मैंने चर्चा की। 7वां चैप्टर में जो सूत्र है दूरी सूत्र, पी क्यू बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु का निर्देशांक वाला सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। ये देखिए एपी में सूत्र देख लीजिए। जितने सूत्र हैं बाबू उसको आप पंच कर लीजिए। वृत्त के क्षेत्रफल वाला चैप्टर में आपको सूत्र लिखवाया गया है, आप उसको देख लीजिए। 13वां चैप्टर है, उसमें सूत्र लिखवाया गया, बहुत ज्यादा सूत्र लिखवाया गया है। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, शंकु का छीनक। तो अगर सूत्र आप लोग बहुत मजबूत कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव पकड़ाएगा। दूसरी बात, आपको भारी भी बनाइएगा 50 को तो 50 नंबर मिलेगा, हल्का भी बनाइएगा तो 50 नंबर मिलेगा। तेज लड़का क्या गलती करता है? वो तेज है तो अपन तेज ही दिखाएगा, वो भारी बनाने लगेगा और वही में 2 गलती करके आ जाएगा। तो आप 50 वही बनाइए जो हल्का हो, जो जिसमें कम टाइम लगे। आएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर ऑप्शन ए 1, B0, C2, D3 क्या होगा? 1। आपको याद है, इस पे बनाइए। जो लगे एकदम याद है, आसान है, उसको आप लोग बनाइएगा। फिर बाबू एक और अनुभव मैं बता रहा हूं। होता क्या है कि बच्चे जब OMR शीट पर सोचेंगे कि मारना है बी, और 1-2 प्रश्न ऐसा होता है कि मार देते हैं सी। इसके लिए आप लोगों को आने वाले दिनों में यहाँ पे टेस्ट होगा, वो तो बताए हैं। जो बच्चे मेरे पास नहीं पढ़ते हैं, कहीं और पढ़ते हैं, ट्यूशन में टेस्ट दीजिए, OMR शीट पे टेस्ट दीजिए, OMR मार्केट में मिलता है, खरीद लीजिए। और क्या कीजिए कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। तीसरी बात है कि बच्चे पूछते हैं कहां से पढ़ें, तो पहला आप NCERT की किताब पढ़िए। NCERT की किताब में 15 पाठ में हर पाठ में दिया है छोटी पाठ का सारांश, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पाठ में ही देखोगे ना, पिछवा सबसे लास्ट में गणित में, तो उसमें पाठ का सारांश दिया है, तो पाठ का सारांश पढ़िए। 4था चैप्टर में द्विघात समीकरण के बारे में लिखा है, कैसे खोज हुआ, क्या हुआ, तो उसको भी आप देखेंगे। आप दूसरा चैप्टर को जब पढ़ेंगे, बीच वाला गहराई में भी, परिचय में ही पाठ का, तो उसमें लिखवाया गया है कि द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है? परवल है। कि कहाँ लिखा गया? वहां पे लिखा गया। तो गहराई से पढ़ने का प्रयास करिए। 8वां चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें लिखा है कि साइन को SIN, साइन को हिंदी में जया कहते हैं, तो पढ़िए। NCERT ज्यादा पढ़ना है, उसको बार बार पढ़ना है।
एनसीईआरटी बढ़िया से आप पढ़ लेते हैं, आपका स्कोर ठीक ठाक आएगा। दूसरा, ऑब्जेक्टिव के लिए आप स्टूडेंट फ्रेंड का जो किताब है उसमें हर पार्ट में ऑब्जेक्टिव पर्याप्त मात्रा में दिए हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा आप क्या पढ़ें, तो क्वेश्चन बैंक 2020, 21, 22 3 साल का जो प्रश्न पूछा गया है आप उसको देख लें। चौथा, ये जो बिहार बोर्ड मॉडल सेट जारी किया है आप उसको जरूर प्रैक्टिस करें। 5 गणित का सेट है, आप पांचों को सॉल्व करें, 2 साथी मिल जाए, दोनों बैठ जाएं और वो उसका ऑब्जेक्टिव चेक करे, उसका ऑब्जेक्टिव चेक करे, जो दिक्कत है जो डाउट है उसको मुझसे पूछे। तो ये तो पढ़ने की तरीका बताया गया। अब कुछ VVI प्रश्न कहां से आ सकते हैं इस पे चर्चा करूं। तो जैसे 6वां चैप्टर है, तो 6वां चैप्टर में बाबू कुल 9 परमेय है। तो 9 परमेय, जैसे परमेय 6.1 को कहते हैं थेल्स परमेय। तो उस थेल्स परमेय को आप अच्छा से प्रैक्टिस करें। 9 में से आपके एग्जाम में कोई परमेय एक आएगा। मेरा मानना है, मेरा गेस है कि इस बार परमेय 6.6 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, परमेय 6.1 थेल्स परमेय और परमेय 6.8 पाइथागोरस परमेय, इन्हीं में से कोई एक आने की संभावना है। आप इसको देखिए। बच्चे गलती क्या करते हैं, माने ठीक ही करते हैं, कोई गलत भी नहीं है, लेकिन बेस्ट तरीका क्या रहेगा कि आप परमेय का जो फिगर बनाएं आप उसको पेंसिल से बनाएं, और जब उसका नाम लिखना है, जैसे त्रिभुज बना रही हो PQR, तो त्रिभुज बनाओ पेंसिल से। आप PQR जो लिख रही हो वो ब्लैक पेन से नाम लिखो, और लिखना जो है वो ब्लू पेन से लिखे। और तो ये परमेय 6वां चैप्टर में ये 9 में से कोई परमेय आ सकते हैं। 3 परमेय जो VVI है, मैंने आप VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको बताया। अब बाबू एक ग्राफ फिक्स है कि आता है। ग्राफ कहाँ पढ़ना है, प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 3.2। तो ग्राफ एग्जाम में वही देता है जो कटने वाला रहता है मैक्सिमम। तो ग्राफ आप लोग ध्यान करें। ग्राफ के लिए भी आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख सकते हैं, मॉडल पेपर को आप सॉल्व करें। फिर ग्राफ में भी यही करें। ग्राफ में आपको एक पेज मिलता है एग्जाम के दिन। तो ग्राफ में क्या करेंगे कि जिस पेज पे, एक पेज हिंदी टाइप का होता है तो उस पे आप लिखें, हॉल सारणी बनाए, और दूसरा पेज जो होता है पीछे वाला उस पे आप ग्राफ करें, और साइड में अगर 1 सेंटीमीटर के दूरी पर आपने खींचा हो तो आप लिखें 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। अगर 10-10 सेंटीमीटर आपने खींचा हो तो आप लिखेंगे 1 इकाई बराबर 10 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर हो तो 1 इकाई बराबर 100 सेंटीमीटर। ग्राफ कटे या ना कटे, जो 2 रेखाएं होती हैं उन दोनों रेखाओं पर समीकरण जरूर लिखें और एरो का चिन्ह दें। मेरा मानना है कि अगर ठीक ठाक से कोई विद्यार्थी गणित लिख कर आ सकता है तो उसका 100 में 100 आएगा। हर बैच में आपके यहाँ से आप देखते हैं कि 99, 100 तो 1-2 ही लोग आया है, लेकिन 99 हर साल आता है। ऐसा कोई साल नहीं गया पिछले 5 सालों में जिस साल गणित में 99 नंबर नहीं आया हो। मैं चाहता हूं कि आपके बैच में इस बार 5 लोगों का 100 में 100 आए। और कुछ भी यही सवाल है, मैं चैप्टर वाइज बताऊं अगर आप बोर नहीं हो रहे होंगे तो। पहला चैप्टर में प्रश्नावली 1.1 में 3 सवाल है बाबू। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें। तो तीनों देख लेंगे, 867 और 255।
ये इम्पोर्टेंट है। 196 और 38,220। फिर उसका जो दूसरा सवाल है वो भी इम्पोर्टेंट है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। प्रश्नावली 1.2 में जो पहला सवाल आप देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में निम्नलिखित संख्याओं को व्यक्त करें। उसमें एक संख्या है 7429 इम्पोर्टेंट है, 156 इम्पोर्टेंट है, 140 इम्पोर्टेंट है। अभाज्य गुणनखंड विधि से लसह और मसह ज्ञात करना है, ये इम्पोर्टेंट है 1.2 में। 1.3 में सिद्ध करने वाले हैं, जिसमें इस बार एग्जाम में आ सकता है कि सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक 1.4 को छोड़ देते हैं। प्रश्नावली 2.1 से भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे। प्रश्नावली 2.2 का जो दूसरा सवाल है वो इम्पोर्टेंट है। शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहेगा, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल 6 है। आप लोग क्या लिखते हैं लैंग्वेज? माना कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है। चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -4 तथा अल्फा बीटा बराबर 6, इसलिए सूत्र से द्विघात बहुपद बराबर x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। आप लास्ट में लैंग्वेज भी लिखें, इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा बीटा बराबर c/a, ये तमाम सूत्र को देखते रहें। 2.3 में भागा देने वाला है, तो भागा इंपोर्टेंट, उसको देख लेंगे। 2.4 ऐच्छिक है, लिखा गया कि प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, तो आशा है कि इस बार नहीं पूछे जाएंगे। 3.1 3.2 ग्राफ है, मैंने ग्राफ की चर्चा की। प्रश्नावली 3.3 में प्रतिस्थापन विधि, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे। आ सकता है, एक बार आया है, एक समीकरण दे दिया था 2 और कहा था कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रश्नावली 3.4 में विलोपन विधि से हल करना है। प्रश्नावली 3.5 में वज्र गुणन विधि से हल करना है। ये तीनों प्रश्नावली इंपोर्टेंट है। प्रश्नावली 3.6 में पहला में 8 सवाल है, कोई सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। 3.7 VVI नहीं है। 4.1 में पहला सवाल है कि बताना है कि ये जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है या नहीं, वो भी आप लोग देख लेंगे। 4.2 में सवाल नंबर तीसरा चौथा। 4.3 पूरा VVI है। 4.4 में क्या बताना है? मूलों की प्रकृति। d बराबर 0, तो बताइए मूलों की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक और समान। d का मान 0 से बड़ा, तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान भिन्न। d का मान जब माइनस में आ जाएगा, 0 से छोटा आ जाएगा, तो कोई वास्तविक मूल नहीं। 5वां चैप्टर में बाबू फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं। जैसे एक सवाल आ सकता है AP 2 7 12 ... का 10वां पद क्या होगा। 5.2 के पहला सवाल इंपोर्टेंट है। जो आगे 3-4 सवाल हैं वो इंपोर्टेंट है। 5.3 का पहला दूसरा इंपोर्टेंट है। 6वां चैप्टर की मैंने चर्चा की ही। 7वां चैप्टर में प्रश्नावली 7.1 में पहला सूत्र है कि निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दूरी सूत्र लगा के पहला में 3 गो सवाल है, आप तीनों को देखेंगे। 7.2 में विभाजन सूत्र का प्रयोग होता है। प्रश्नावली 7.3 का पहला दूसरा इंपोर्टेंट है। 7.4 ऐच्छिक है, छोड़ देते हैं।
प्रश्नावली 8.1 में सवाल नंबर 3, 4, 10, 8.2 का पहला तीसरा, प्रश्नावली 8.3 पूरा महत्वपूर्ण है। 8.4 में जो पांचवा में 10 को सिद्ध करने वाला है, उसमें से कोई सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। प्रश्नावली 9.1 में दूसरा, पांचवा, 10वां, 16वां सवाल इंपोर्टेंट है। 10वां चैप्टर में प्रमेय 10.1, 10.2 इंपोर्टेंट है। 11वां चैप्टर में रचना है। प्रश्नावली 11.1 का रचना नंबर 3, 11.2 का रचना नंबर 4 इंपोर्टेंट है। 12वां चैप्टर में सूत्र से आधारित सवाल आएंगे। 12.1 में सवाल नंबर 5 बहुत बार आया है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि सांख्यिक रूप से समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। आंसर आता है 2 इकाई। इसके बाद प्रश्नावली 13.1 में शंकु के छीनक वाला जो चैप्टर है, प्रश्नावली 13.4 वो इंपोर्टेंट है। 13.1 में सवाल नंबर तीसरा, पांचवा इंपोर्टेंट है। 13.2 में पहला दूसरा, 13.3 में पहला दूसरा, 13.4 मैंने बताया शंकु का छीनक वाला, 13.5 ऐच्छिक है। 14 चैप्टर में 14.1 में आपको माध्य के बारे में पढ़ना है। माध्य कैसे ज्ञात करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। एक माध्य आएगा। 14.2 में आपको बहुलक पढ़ना है। 14.3 में आपको माध्यक पढ़ना है। तीनों में से कोई दो देता है, देख लेंगे। कभी कभी माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच संबंध पूछ देता है। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्यक वाले सवाल पे। फिर प्रश्नावली 15.1 में सवाल नंबर तीसरा, 8वां, 10वां, 19वां, 17वां इंपोर्टेंट है। आप लोग इसको देख लेंगे। बात लिखने की, तो देखिए आप कैसे भी लिख सकते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव बना लिए। ऑब्जेक्टिव के बाद में आप जब सब्जेक्टिव में घुस रहे हैं, सबसे पहले 5 नंबरिया को उठा दीजिए, फिर 2 नंबरिया उठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो आता है आप वो बनाइए। लेकिन अगर आपका टारगेट हाई हो, लगे कि जो हमारा कॉपी चेक कर रहा है परीक्षक, उसके सामने लगे कि जो लड़का लिखा है अपनी मेहनत से लिखा है, अपनी बदौलत से लिखा है, तो आप क्या करें, सीरियल नंबर से बनाए। सीरियल नंबर से बनाने का मतलब ही नहीं कि 1 से 30 तक का बना के आ जाइएगा। अब 15 को बना के आना ही था। सीरियल नंबर से कहने का मतलब है कि अगर आप पहला आता है तो पहला बनाइए, पहला के बाद आपको दूसरा आता है दूसरा बनाइए, तीसरा, चौथा, पांचवा आता है लेकिन बड़ा बड़ा है छोड़ दीजिए, आपको लगता है पांचवा बनाइए। इस तरह से बनाने का प्रयास कीजिए। बच्चों का सवाल होता है कि भैया जी रफ कहाँ करिए, समझ में नहीं आता है। तो रफ आप चाहे तो लास्ट में करें, और रफ जहाँ करें लास्ट में काट के या घेरा बना के और लिख दीजिए रफ। परीक्षक समझ जाए कि रफ हो जाएगा। पहले का जो एग्जाम होता था, जो कॉपी मिलता था, वो मिलता था उदग्र खड़ा, जैसे ऐसे। अब जो कॉपी मिल रहा है एग्जाम में ऐसे मिल रहा है। तो आप जब भी लिखे साथियों तो क्या करें, लगभग थोड़ी सी जगह इतना छोड़ देने के बाद यहां से लिखना प्रारंभ करें। ये जो इधर का जगह होता है वो जो कॉपी चेक करता है उसके लिए है। आपका साइन मारेंगे वो, और साइन मारने के बाद आपका 2 नंबर का सवाल होगा तो 2 नंबर जैसे लिखेंगे वैसे आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा छोड़ के ही लिखे। कुछ बच्चे करते क्या है, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं लिखना, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। फिर आप यहां से लिख रहे हैं, यहां तक आया, साइड में जगह है, आप वहीं पे रफ बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। बगल में रफ बनाएंगे तो एक अच्छा संदेश जाएगा कि लड़का देखिए जो बनाया है तो अपने मन से बनाया है, रफ यहीं पे किया है। देखिए मेन बात यह है कि आप कैसे हैं दिखने में, ये वहां पे मायने नहीं रखेगा। आप कॉपी कैसा लिखते हैं ये मायने रखेगा। कॉपी आपका प्रतिनिधित्व करता है
तो कॉपी आप सुंदर लिखे, गणित में लैंग्वेज के साथ लिखे। गणित में ज़्यादा हैंड राइटिंग मायने नहीं रखती है। पूरा बनाने के बाद लास्ट में एक बार रिवीजन जरूर करें। गणित का पेपर 3 घंटा का होता है ना जी, लेकिन आप प्रयास करें 2.5 घंटा में लिखने का। और ये काम तब होगी जब लगातार टेस्ट दीजिएगा, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। एक और बड़ी बात होता क्या है कि आप लोग का परीक्षा नहीं पता है फर्स्ट पाली में है कि सेकंड पाली में है, नहीं पता, कोई बात नहीं। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट पाली का जो एग्जाम होता है तो आप देखते हैं ना कि 3 घंटा का होता है। आप लोग का एग्जाम 3 घंटा का होता है। 15 मिनट का टाइम मिलता है, सुन रहे हैं, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। अब होता है क्या कि कहीं कहीं आपको ऑब्जेक्टिव के लिए OMR और सब्जेक्टिव लिखने के लिए कॉपी दोनों मिल जाता है। और कहीं कहीं क्या होता है कि पहले OMR मिलता है, जो OMR आप भर देते हैं तो फिर आपको सब्जेक्टिव लिखने के लिए दिया जाता है। लड़का लोग क्या करता है, कहता है कि पहले हम सब्जेक्टिव बनाएंगे और फिर क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। और सब्जेक्टिव बनाया, ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं बनाया है, तब से क्या सुन रहे हैं कि मैडम जो कॉपी सबका OMR तसीलने लगी, ऑब्जेक्टिव बोला, आपका छीना गया, आपका नंबर कट गया। आपको पूरा आता था लेकिन आपको मिलेगा नहीं। तो आप एग्जाम में जाने के बाद ये कतई भूल नहीं करेंगे। आप एग्जाम में जाने के बाद पहले आप OMR भरेंगे, OMR 50 भरेंगे और 50 में आप 50 करके आएंगे। कब? जब घर पे प्रैक्टिस करेंगे। कभी कभी मैंने जैसा कि बताया कि OMR भरते वक्त गलत भी हो जाता है। अब सोचिए कि मानना है A आप भरा गया B, अब तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे व्हाइटनर लगाइएगा तो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए सोच समझ के बनाइए। भारी सवाल के पीछे नहीं भागना है, जो हल्का लगे, जो आपको याद हो, 100% कन्फर्म हो, आप उसको बनाइए। न कि आप बना दिए गलत और आपसे पूछा है गलत कहाँ बने, आप तो अच्छे पढ़ने में थे, तो ये हम तो बना रहे थे, इनके चलते मेरा गलत हो गया। अपना गलती दूसरा पे थोपने वाली जो प्रथा है, इसको हम लोग को बंद करना होगा। OMR में ये काम हम लोग करेंगे। इस तरीका से मुझे लगता है कि मैंने तमाम बातें जो मुझे जरूरी लगी, जो करनी थी, लिखने के तरीका से लेकर अब तक की पद्धति मैंने सभी कर दी। एक और बात कि बिहार बोर्ड देश का पहला ऐसा बोर्ड है जो बहुत कम टाइम में रिजल्ट जारी करता है। आज मैं अखबार पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि बिहार बोर्ड ने अपने सॉफ्टवेयर की स्पीड 16 गुना अधिक बढ़ा दी है। यानी कि जो रिजल्ट पहले 1 महीना में आता था, बिहार बोर्ड प्रयास करेगा कि 17 दिन में रिजल्ट आ जाए। तो काफ़ी तेजी से काम होगी। आपके एग्जाम के बहुत कम समय के बाद ही रिजल्ट आ जाएगी। बिहार बोर्ड द्वारा ये उठाया जा रहा, ये योगदान सराहनीय है। आशा है कि आप सभी लोग अपने माता पिता के सपनों को पूरा करेंगे। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं गणित में, जो मैं मुझसे छूट गया हो। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें।